नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 23 जनवरी 2026 है और हम आज की कुछ बेहद ज़रूरी खबरों पर गहराई से बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 विश्लेषण है। शुरू करने से पहले एक छोटी पर जरूरी सूचना। इस पूरी चर्चा के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जी, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम कई विषयों पर बात करेंगे, कुछ आपके लिए रिवीजन भी हो सकते हैं। बिल्कुल, हम बोरेक्स के खतरों से लेकर सीडैक के नए आईसी क्लाउड प्लेटफॉर्म तक और इंडोनेशिया में मिली दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही जम्मू कश्मीर के मशहूर कलाड़ी पनीर, जिसे जीआई टैग मिला है, उस पर भी बात होगी। और एक बढ़ती स्वास्थ्य चिंता MASLD, उसे भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए। पहली खबर थोड़ी चिंताजनक है, बल्कि कहूं तो बहुत दुखद है। तमिलनाडु में एक लड़की की मौत हो गई। वजह, वो वजन घटाने के लिए बोरेक्स ले रही थी। ये बोरेक्स आखिर है क्या चीज? देखिए, बोरैक्स, जिसे सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं, असल में एक मिनरल है। एक सफेद पाउडर जैसा दिखता है। मिनरल मतलब ये प्राकृतिक रूप से मिलता है? जी हाँ, ये बोरॉन, सोडियम और ऑक्सीजन का एक मिश्रण है। ये आमतौर पर उन जगहों पर मिलता है जहां मौसमी झीलें बार बार सूखती हैं और पानी भाप बनकर उड़ जाता है। अच्छा, तो वो अपने पीछे ये मिनरल छोड़ जाता है। बिल्कुल, लेकिन इसे लैब में भी बनाया जा सकता है। तो फिर इसका असली इस्तेमाल क्या है? मतलब ये इतना आम क्यों है कि कोई इसे खाने पीने की चीज समझ ले? यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। इसके उपयोग बहुत सारे हैं। घरों में ये कीटनाशक की तरह इस्तेमाल होता है, साफ सफाई के लिए। कीटनाशक? जी। इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कांच बनाने में, मिट्टी के बर्तनों पर चमक लाने में, यहाँ तक कि कुछ साबुन और माउथ वॉश में भी होता है। एक मिनट, माउथ वॉश और कीटनाशक, मतलब ये तो एक केमिकल हुआ। फिर कोई इसे वजन घटाने के लिए क्यों इस्तेमाल करेगा? यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है। ये सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ खतरनाक हेल्थ हैक्स का नतीजा है। कुछ लोग बिना किसी वैज्ञानिक आधार के इसे चमत्कारी उपाय बताकर प्रमोट करते हैं। और लोग बिना सोचे समझे उसे आजमाने लगते हैं। बिल्कुल, जबकि सच्चाई ये है कि ये शरीर के अंदर जाकर जहर का काम करता है। ये किडनी, लिवर, दिमाग सबको गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एक बड़ा सबक है कि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी जानकारी डॉक्टर या एक्सपर्ट से ही लेनी चाहिए, सोशल मीडिया से नहीं। सही कहा। चलिए अब एक पॉजिटिव खबर की तरफ बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया से। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सीडैक ने एक प्लेटफॉर्म की क्षमताओं का विस्तार किया है। नाम है आइस क्लाउड। हाँ, आइस क्लाउड यानी इंटीग्रेटेड क्लाउड एनवायरनमेंट। ये एक स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। स्वदेशी? जी। मतलब पूरी तरह भारत में बना हुआ? जी। इसका मकसद है भारत में वैज्ञानिक रिसर्च को एक तरह से सुपर पावर देना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को एक साथ लाता है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मतलब सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब कोई छात्र या छोटा स्टार्टअप भी रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर की पावर इस्तेमाल कर पाएगा? आपने बिल्कुल सही समझा। यही इसका सबसे बड़ा मकसद है। ये एक ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है। ओपन एक्सेस मतलब छात्र, वैज्ञानिक, शोधकर्ता कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें सुपर कंप्यूटर से लेकर AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी तक सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। ये तो वाकई रिसर्च के लिए गेम चेंजर हो सकता है। जी, और इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT ने फंड किया है ताकि मुश्किल वैज्ञानिक समस्याओं पर काम तेजी से हो सके। कमाल है। एक तरफ टेक्नोलॉजी हमें भविष्य दिखा रही है, तो दूसरी तरफ कभी-कभी यही हमें हमारे अतीत के और भी करीब ले जाती है। इंडोनेशिया में कुछ ऐसा ही हुआ है। जी, इंडोनेशिया के मूना द्वीप पर एक गुफा के अंदर हाथ की एक पेंटिंग मिली है और शोधकर्ता ये मान रहे हैं कि ये कम से कम 67,800 साल पुरानी है। 67,800 साल? ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब ये दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट हो सकती है। जी हाँ, अभी तक की जानकारी के हिसाब से तो यही लगता है। ये खोज मानव इतिहास की हमारी समझ को बदल सकती है। और ये मूना द्वीप कहाँ है? ये द्वीप इंडोनेशिया के दक्षिण पूर्व सुलावेसी प्रांत में है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मूना लोगों की संस्कृति के लिए जाना जाता है। अच्छा। इस खोज के बाद अब वो लियांगकोबोरी गुफा, जहां ये पेंटिंग मिली है, वो दुनिया भर में मशहूर हो गई है। वहां एक नापाबले झील भी है जिसमें एक प्राकृतिक सुरंग है जो उसे सीधे समुद्र से जोड़ती है। बहुत दिलचस्प। चलिए, हजारों साल पुरानी कला से अब एक ऐसी पारंपरिक कला पर आते हैं जिसे हम चख भी सकते हैं।
जम्मू कश्मीर का कलाड़ी पनीर। कलाडी। जी, हाल ही में इसे बड़े पैमाने पे बढ़ावा देने की बात हुई है। ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का एक पारंपरिक डेयरी उत्पाद है और डोगरा व्यंजनों की शान है। और सबसे खास बात, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है ना? बिल्कुल। इसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिल चुका है, जो इसकी खास पहचान को प्रमाणित करता है। मैंने सुना है कि इसे बनाने का तरीका भी बहुत अलग है। इसे कच्चे दूध से बनाया जाता है और वो भी लोहे के बर्तन में। जी हाँ, इसे कच्चे फुल फैट दूध को लोहे के बर्तन में गर्म करके माथर नाम के खट्टे दूध से फाड़ा जाता है। नींबू या सिरके का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, तो उस माथर की वजह से ही इसका स्वाद अलग होता होगा? स्वाद और टेक्सचर दोनों। फिर उसे हाथ से चपटा करके सुखाया जाता है। पहाड़ी इलाके की वजह से ये बाहर से सूख जाता है, लेकिन अंदर से नर्म और नम रहता है। वाह! तो जब इसे पकाते होंगे तो ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से पिघले हुए चीज जैसा हो जाता होगा। बिल्कुल सही समझे। घी में तलने पर इसका स्वाद लाजवाब होता है। तो मतलब ये जीआई टैग सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये वहाँ के किसानों की पहचान और उनकी आमदनी को सुरक्षित करने का एक तरीका भी है। जी, जीआई टैग ये सुनिश्चित करता है कि उस उत्पाद की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा उसके भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी रहे। ये 10 साल के लिए वैध होता है। पारंपरिक खानपान की बात तो हो गई, लेकिन आज की जीवन शैली से जुड़ी नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक चुनौती है MASLD, जिसे साइलेंट बीमारी भी कहा जा रहा है। MASLD यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज। आसान शब्दों में कहें तो लिवर में बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाना। इसका पुराना नाम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज था, सही है? जी, NAFLD नाम इसलिए बदला गया ताकि ये साफ हो कि ये बीमारी शराब से नहीं बल्कि मेटाबॉलिक समस्याओं से जुड़ी है, जैसे मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल। और इसे साइलेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरुआती दौर में इसके अक्सर कोई लक्षण नहीं होते। अगर होते भी हैं तो थकान या पेट में हल्का दर्द, जिसे लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। तो फिर पता कैसे चलता है? ज्यादातर किसी और टेस्ट के दौरान पता चलता है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये मैश में बदल सकता है। मैश यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस। इसमें लिवर में सूजन आ जाती है जो धीरे धीरे उसे खराब कर सकती है। तो इसका इलाज क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका इलाज जीवन शैली में बदलाव से संभव है। स्वस्थ आहार, एक्सरसाइज और वजन घटाकर इसे रोका जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य की बात हो गई, अब जरा प्रकृति के कुछ अनोखे जीवों की दुनिया में चलते हैं। भारत में चींटी मक्खी की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। चींटी मक्खी, ये कैसा नाम है? हाँ, नाम बड़ा अनोखा है। ये असल में हॉवरफ्लाई की एक प्रजाति है। एक का नाम है मेटाडॉन घोरपड़ई और दूसरी का मेटाडॉन रीमेरी। मेटाडॉन घोरपड़ई दिल्ली में मिली है? जी हाँ, दिल्ली के उत्तरी रिज फॉरेस्ट में। और मेटाडॉन रीमेरी पश्चिमी घाट की सिरोवानी पहाड़ियों में मिली हैं। ये बहुत ही दुर्लभ हैं। और इनके दुर्लभ होने के पीछे क्या कारण है? उनके घोंसलों के अंदर रहते हैं। मेहमान बनकर? एक तरह से हाँ, लेकिन वो मेहमान हैं जो मेजबान के बच्चों को ही खा जाते हैं। ये लार्वा चींटियों के अंडे और उनके बच्चों को खाते हैं। क्या बात है, मतलब ये तो धोखेबाज मेहमान हुए। जीव विज्ञान में इस अनोखे रिश्ते को मिर्मेकोफिली कहते हैं, क्योंकि इन्हें जिंदा रहने के लिए चींटियों के खास तरह के घोंसलों की जरूरत होती है, इसलिए इनके आवाज बहुत सीमित है और इसीलिए ये दुर्लभ मानी जाती हैं। वाह, प्रकृति भी क्या क्या खेल दिखाती है। चलिए अब समाज की योजनाओं पर आते हैं। अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। जी, अटल पेंशन योजना यानी APY 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे के लिए बचत करने को प्रोत्साहित करना। असंगठित क्षेत्र मतलब जो दिहाड़ी मजदूर हैं, छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, वो सब? जी बिल्कुल। इसमें 18 से 40 साल का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है, लेकिन एक शर्त है कि वो इनकम टैक्स ना देता हो। अच्छा, और इसमें पेंशन कैसी तय होती है? इसमें योगदान के आधार पर आपको विकल्प मिलते हैं। आप 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए प्रति माह तक की निश्चित पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। और इसका प्रशासन कौन देखता है? इसका प्रशासन PFRDA यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण करता है। 60 साल की उम्र के बाद पेंशन शुरू हो जाती है। असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। उतना ही जरूरी छोटे उद्योगों को आर्थिक सहारा देना भी है।
और यहीं पर सिडबी की भूमिका आती है। सही कहा। सरकार ने सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता को मंजूरी दी है। सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आर्थिक मदद देना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनका विकास करना। तो ये सीधे छोटे दुकानदारों को लोन देता है या बैंकों के जरिए काम करता है? दोनों तरह से करता है, लेकिन इसका एक बड़ा काम रीफाइनेंसिंग का है। मतलब ये बैंकों और NBFCs को पैसा देता है ताकि वो आगे छोटे उद्योगों को लोन दे सकें। तो एक तरह से ये छोटे उद्योगों के लिए बैंकों का बैंक है। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अर्थव्यवस्था की बात हो गई, अब पर्यावरण की बात करते हैं। ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से एक अच्छी खबर है। जी, हाल की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसकी क्या खासियत है? ये ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में है। ये ब्रह्मानी, बैतरनी और धामरा नदियों के डेल्टा पर बना है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है। दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, और ये एक रामसर स्थल भी है। और वन्य जीवों के लिहाज से मैंने सुना है ये मगरमच्छों के लिए बहुत मशहूर है। बिल्कुल, ये लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों के सबसे बड़े जमावड़े का घर है। सिर्फ यही नहीं, इसके पास ही गहीरमाथा समुद्र तट है, जो ऑलिव रिडले कछुओं की दुनिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। वाह, मतलब ये तो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। जी हाँ, इसके अलावा लकड़बग्घा, जंगली सुअर, चित्तल और 8 तरह के किंगफिशर पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। भितरकनिका जैसे प्राकृतिक खजानों को बचाना बहुत जरूरी है, और शायद इसका एक तरीका औद्योगिक कचरे का सही इस्तेमाल करना भी है। स्टील स्लैग इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने स्टील स्लैग से बनी सड़कों को खासकर पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर अपनाने की बात कही है। ये स्टील स्लैग है क्या? जैसा कि नाम से पता चलता है, ये स्टील बनाने की प्रक्रिया में निकलने वाला एक उप उत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट है। आसान भाषा में ये स्टील बनाने के बाद बची हुई चट्टान जैसी चीज है। तो ये मजबूत होती होगी? इसके और भी उपयोग हैं क्या? जी, इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उपयोग भी हैं। ये भारी धातुओं को जमीन में रिसने से रोकता है। खदानों से जो एसिड वाला पानी निकलता है, उसके ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। और सड़क निर्माण में ये पारंपरिक गिट्टी से बेहतर कैसे है? ये ज्यादा मजबूत है और इसकी एंटी स्किड क्षमता भी बेहतर है। मतलब इस पर गाड़ियों के फिसलने का खतरा कम होता है। तो ये तो सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। मतलब हम कचरे को एक संसाधन में बदल रहे हैं। बिल्कुल, यही सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमने नई प्रजातियों की खोज और प्राचीन कला से लेकर महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और औद्योगिक नवाचारों तक कई अलग-अलग विषयों पर गहराई से चर्चा की। जी, और हमने देखा कि कैसे नवाचार, परंपरा और सावधानी तीनों एक साथ चल रहे हैं। आज की चर्चा से एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सतत विकास के लिए हम वैज्ञानिक नवाचार और पारंपरिक ज्ञान के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। जैसे एक तरफ हम स्टील स्लैग जैसी औद्योगिक सामग्री का दोबारा उपयोग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कलाडी जैसे पारंपरिक उत्पादों और ज्ञान को संरक्षित कर रहे हैं। भविष्य का रास्ता शायद इन दोनों को साथ लेकर चलने में ही है। ये एक विचार करने योग्य प्रश्न है। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और याद रखें, सभी नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले अंक में।